वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 4 to 9 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 7 जुलाई 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 429 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबका रिवीजन कर दीजिए कंटिन्यूसली 3 से 4 बार। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियाँ कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में बदला जाता है और यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती सेकेंडरी क्षेत्र में, बल्कि निर्मित की जाती है उन चीज़ों से जो हमने प्राथमिक क्षेत्र में निकाली हैं। तो यह प्रक्रिया किसी कारखाने में भी हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती है और किसी कार्यशाला में भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य हैं। पहला स्टेटमेंट है, तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं या मदद करती हैं। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्रक को कहा जाता है सेवा क्षेत्रक या फिर द्वितीयक क्षेत्रक को। देखिए तृतीयक क्षेत्रक को ही कहा जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं जो हैं वो तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। किसी वर्ष में देश के कामगार नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये गलत है। ये किसी वर्ष में देश के 15 से 59 वर्ष के नागरिकों द्वारा उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं का मूल्य। देखिए ये भी नहीं है। किसी विशेष वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। बाहर से गलत हो गया है। किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर, कहाँ, देश के भीतर या देश के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही क्या है, जीडीपी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए किसी विशेष वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान जो है वो द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का है और भारत में लोगों का सबसे अधिक रोजगार जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत मिलता है और भारत के सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई उतनी रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है। भारत के सेवा क्षेत्र में उत्पादन की जितनी वृद्धि हुई है ना उतनी रोजगार में नहीं हुई है। यानी कहने का मतलब यह है जो तृतीयक क्षेत्र है ना हमारा सेवा क्षेत्र, उसने लोगों को जो रोजगार दिया, कामगारों को जो
रोजगार दिया, जो लोग काम करने के इच्छुक थे उनको काम दिया, वो ज़्यादा नहीं दिया, मतलब उससे ज़्यादा दिया किसने? प्राथमिक क्षेत्रक ने। तो करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है, क्योंकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक जो योगदान देता है ना, वो तृतीय क्षेत्रक देता है। तृतीय क्षेत्रक देता है सबसे ज़्यादा पैसा, मनी। और लोगों को रोजगार कौन देता है? प्राथमिक क्षेत्रक। तो ये दो अलग अलग बातें, इनको याद रखना। 2 और 3 सही है, यहाँ पर पहला गलत है। और पहले से ही आपको पूरा आंसर मिल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है सारा प्रश्न। तो देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्रक का है, यानी सेवा क्षेत्र का, तथा सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरी किसने दी, रोजगार किसने दिया? प्राथमिक क्षेत्र ने। तो किंतु रोजगार के संदर्भ में इसकी एकदम विपरीत स्थिति है, सबसे अधिक नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा उतना तृतीयक क्षेत्र का विकास भी होगा। यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक जितने विकसित होंगे उतना ही विकसित होगा तृतीयक क्षेत्रक। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, आधार तो यही है ना। और दूसरा स्टेटमेंट है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं, तभी तो वो डेवलप्ड कंट्रियां हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत में कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र में अधिकतर। तो देखिए, कृषि, खनन एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार एवं भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। अतः प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी, जिस कारण तृतीयक क्षेत्र के विकास में वृद्धि होगी। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सामान्य लक्षण यह दिखाई देता है कि वहाँ के अधिकांश श्रमजीवी लोग जो हैं वो सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं, सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है। बिल्कुल करना होता है, तभी तो संगठित है ये, वरना असंगठित नहीं होते। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए, संगठित क्षेत्रक वे उद्यम, संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि जो है वो नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों की अनेक विधियों जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया होता है। इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एवं कार्यविधियां हैं। तो संगठित क्षेत्रक हो गया। अब आ जाइए असंगठित क्षेत्रक पर। तो असंगठित अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, असंगठित क्षेत्रक में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां शामिल होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। यहाँ रोजगार सुनिश्चित नहीं होता तथा श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, असंगठित क्षेत्रक के लिए कोई नियम और विनियम नहीं होते। देखिए, ऐसा नहीं है, नियम विनियम तो होते हैं, इसके लिए भी गलत है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट, थर्ड को एलिमिनेट करिए। तो बाकी दूसरा करेक्ट है, यहाँ रोजगार सुनिश्चित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को कभी भी हटाया जा सकता है। और पहला वाला भी करेक्ट है, छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ होती हैं, अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, तभी तो कभी भी हटा देते हैं इनको। सी है इसका आंसर, 1 और 2। तो देखिए, असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये इकाइयाँ अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस क्षेत्रक के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं होते। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने और संवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। बहुत से लोग नियोक्ताओं की पसंद पर भी निर्भर करते हैं। बहुत से जो लोग हैं, जो कामगार हैं, काम करने वाले हैं, वो नियोक्ताओं की पसंद पर निर्भर करते हैं। हाँ भाई, इसको पसंद आया तो रख लिया, इसको नहीं पसंद आया तो हटा दिया। भले उसका काम अच्छा नहीं है, भले उसका काम अच्छा है लेकिन उसको पसंद नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए।
अब पसंद किसी भी तरह से हो सकता है, उसके धर्म का नहीं होगा। बहुत सारे कारण हैं ना नापसंद के। तो चलिए, और क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध अन्यत्र कहीं अपील नहीं की जा सकती। देखिए, की तो जा सकती है, गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट में तो घसीट ही सकते हो ना। 1 और 2 सही है, और तीसरा वाला जो गलत है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। पूछा क्या है? सही पूछा है ना। तो देखिए, तीसरा कथन जो है वो गलत है। राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता अदालत के आदेशों के विरुद्ध 1 माह की अवधि के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, किंतु शर्त पता है क्या है? किंतु शर्त यह है कि आदेशित धनराशि का 50% जमा कराना होगा। साथ ही इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर और सशक्त बनाया है। तो पलड़ा कंज्यूमर के लिए की तरफ ही भारी है तब भी। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा इसे उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए 1986 में एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है, कोपरा। तो 1 और 2 करेक्ट हैं, ये वाला गलत है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यह अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल करता है। RTI से आप सूचना मांग सकते हो, 30 दिन के भीतर आपको सूचना मिल जाएगी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो कि RTI नाम से जाना जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना पाने का अधिकार। और यह अपने नागरिकों को, देश के नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने का अधिकार जो है देता है, सुनिश्चित करता है। आप RTI डाल सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट में और जानकारी ले सकते हो, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे आप कोई ऐसी जानकारी ले सकते हैं जिसकी वजह से अपने देश की आन बान शान को कोई क्षति पहुंचती है, या फिर कुछ ऐसा प्रपत्र जो इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बीच का, और भी कोई ऐसी चीज़ का आप नहीं ले सकते जो हमारी भारतीय सेनाओं को, जल सेना, थल सेना, नौसेना के लिए जो है कुछ भी निगेटिव उनको जो है असर प्रदान करे। इस तरह से कोई भी चीज़ आप नहीं ले सकते, मतलब कुछ तो कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा ना। चलिए, 10वें प्रश्न पर आ जाइए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा एक उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार प्रदान किए जाते हैं? पहला है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, दूसरा है चयन का अधिकार, तीसरा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और चौथा है प्रतिनिधित्व का अधिकार। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को देता है क्षतिपूर्ति का अधिकार, तो देता ही है। कंज्यूमर कोर्ट आपको क्षतिपूर्ति का अधिकार देता है, प्रतिनिधित्व का अधिकार भी देता है, और चयन का अधिकार भी देता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार देता है क्या? देखिए, बिल्कुल उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार देता है। तो सारे कैसे, तो सारे देता है ना, डी हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3 4। तो देखिए, उपरोक्त सभी अधिकार जो हैं वो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। तो लंबी लिस्ट है इसकी, एक वो पढ़ सकते हैं आप कौन कौन से अधिकार है इसमें, इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट भारतीय अर्थव्यवस्था के, जिसमें हमने फोकस किया अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और उपभोक्ता से जुड़ी कुछ अधिनियम और विनिमय। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।